तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्या, हेरिडिटी को टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। हेरिडिटी क्या है? जिस तरह कहा जाता है कि माता पिता से हमें प्रॉपर्टी मिलती है, तो उसी तरह माता पिता के बहुत सारे गुण भी हमें मिलते हैं। स्किन का कलर, हाइट, आवाज़, और यहाँ कह सकते हैं कि आप हेयर का कर्ली होना या स्ट्रेट होना, ये माता पिता के गुण ही तो हमारे अंदर आते हैं। तो ये गुण ही आना क्या कहलाता है? आपका हेरिडिटी। ठीक है, अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि हम लोग क्या इस टॉपिक में पढ़ेंगे, क्या हम लोग अपने माता पिता के गुण को लेके आते हैं, लेकिन क्या हम लोग हूबहू पिता की तरह दिखते हैं या हमें हूबहू माता की तरह दिखते हैं? ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कहा जाता है क्या कि माता पिता के गुणों का स्थानांतरण उनके बच्चों में जो होता है उसे कहा जाता है क्या, गुणों का स्थानांतरण होना कहलाता है क्या, हेरिडिटी। और साइंस के जिस ब्रांच के अंदर हेरिडिटी को पढ़ा जाता है उसे कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स। और हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि जीन किसे कहता है, आपने पढ़ाया गया था आपको रिप्रोडक्शन के अंदर, उसका वीडियो भी इसके अंदर है। तो जीन क्या कहता है? हमारे माता पिता के गुणों को लेके आता है, कैरियर है, वहां से गुण हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो वही से इसलिए कहा गया इसको जेनेटिक्स। तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेट। देखिए इसमें वर्ड आता है ट्रेट, कुछ वर्ड समझ लेते हैं। ट्रेट मतलब होता है गुण या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल, मेरी हाइट इतनी है तो ये मेरा एक गुण है, ये मेरा कैरेक्टर है, इसका मतलब ये एक ट्रेट है। तो ट्रेट कहा जाए मतलब वो क्या कह रहा है? उसका कैरेक्टर कह रहा है। समझा पाए? ट्रेट मीन्स कैरेक्टर। समझा पाए? तो माता पिता के गुणों का स्थानांतरण उनके बच्चों में जो होता है जीन के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? जीन किसका हिस्सा था? क्या बताया गया था? डीएनए का हिस्सा था, डीएनए के सेगमेंट थे। ठीक है, तो ये पास आउट होकर हमारे अंदर आता है, तो यही कैरेक्टर हमें मिलते हैं माता पिता से। तो क्या हम लोग पूरी तरह से पिता की तरह दिखते हैं या पूरी तरह माता की तरह दिखते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं, सब बाहुबली थोड़ी होता है कि पूरा पिताजी की तरह दिख रहा है। वो सारी चीज़ें फोकस होती है, ऐसे कुछ नहीं होता। उसके अंदर सिर्फ क्या पिता के गुण आए, स्किन के कलर में, और पिता का बिहेवियर मिल गया, पिता का कलर मिल गया, पिताजी का सब कुछ मिल गया, मम्मी का कोई गुण नहीं होता है क्या? ऐसा नहीं होता। होता ऐसा है कि कुछ पिता के गुण मिलते हैं, कुछ माता के गुण मिलते हैं, दोनों फ्यूजन हो जाता है और हमारे अंदर आते हैं। कुछ कैरेक्टर हम लोग अपना बनाते हैं, इसीलिए हम लोग पूरी तरह अपने माता पिता की तरह नहीं होते। कुछ ना कुछ हमारा गुण होता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है हमारे अंदर, थोड़ा बदलाव होता है। वरना हम लोग क्या पूरी तरह पिता की तरह, तो पूरी तरह पिता की तरह सोचते, थिंकिंग प्रोसेस भी सेम हो जाता, परंतु ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो माता पिता के गुण हमारे अंदर आते हैं। अब कहा ये गुण लेके कौन आएगा? कौन लेके आएगा? जीन। जीन क्या है? ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी। पूरा बॉडी का कोडिंग डिकोडिंग करके रखा जाता है, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर कहाँ पे क्या होना है ये पूरा जीन डिसाइड करके होता है। अब मैं इसको इस तरह एग्जांपल में समझाना चाहूँगा, समझिए। आई होप सब लोग फ़ोन यूज़ करते हैं एंड्रॉयड, मम्मी पापा करते होंगे। किसका स्टोरेज 64 GB है, कितनी सारे मूवीज़ उसके अंदर आ जाती है, कितने सारे फोटोज़ आ जाते हैं। ठीक है, कितने सारे गाने आ जाते हैं। अगर मैं सबको ट्रांसफ़र कर दूँ एक मेमोरी चिप में, मेमोरी चिप का साइज़ क्या होता होगा? इतना सा। लेकिन ध्यान से देखिए, मेमोरी चिप मैंने निकाल के दूसरे फ़ोन में मैं डाल दूँ तो पूरा वीडियो, पूरा फोटो, सारा म्यूज़िक मेरा मिल जाएगा मुझे। तो क्या करता है वो? अच्छा, वो क्या गाने के रूप में रखता है क्या उसके अंदर? नहीं, वो अलग अलग सिंबल, अलग अलग कोडिंग डिकोडिंग लैंग्वेजेस के अंदर उसके अंदर स्टोर कर देता है। तो सेम हमारे बॉडी के अंदर पूरा बॉडी का इंफॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर होता है? जीन के अंदर होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है पूरा बॉडी का। अगर आप उसे डिकोड कर लेते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं, तो पूरा बॉडी के बारे में पता कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, हाइट कैसा है। समझा पाए? तो हमारे पूरा बॉडी चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं? जीन के अंदर। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, जीन से जो ट्रांसफ़र होगा वही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। जो जीन से ट्रांसफ़र होगा वही आपके क्या हो गए? नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। तो जीन से क्या ट्रांसफ़र होता है? आपकी आँखें किस जगह पे होंगी, नाक किस जगह पे होगा, कान किस जगह पे होगा, दांत कितने होंगे, किस एज में जाकर कोई बियर्ड निकलेंगे या बियर्ड नहीं निकलेगा, आपका हाइट क्या होगा, ये सब चीज़ जीन में स्टोर होता है। तो ये माता पिता सबको मिलेगा। कुछ बीमारियां भी आती है, डायबिटीज़ हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, थैलासीमिया हो गया, कुछ बीमारियां भी हमारे अंदर आती है माता पिता से। प्रॉपर्टी लेने से थोड़ी होगा, बीमारी भी लीजिए। मम्मी पापा से प्रॉपर्टी मिलने से उनका कर्जा भी तोड़ना पड़ता है कभी कभी, तो प्लस माइनस दोनों चीज़ें होती हैं। तो माता पिता से गुण के साथ थोड़ा कभी कभी डिजीज़ भी चले आते हैं। क्लियर है?
अब ऐसा भी बहुत लोग सोचते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मैंने बहुत सारे पढ़ाई लिखाई कर ली, बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिया, बहुत बॉडी बिल्डर बन गया, ये गुण मेरे बच्चे में भी चला गया, वो भी विद्वान पैदा हुआ, बचपन से वो गीता पढ़ते हुआ आया, बचपन से बोल रहा है सर 2 1 2 2 2 4 बोलते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि जीन मेमोरी पावर नहीं लेके आता आपके। तो आप जो पढ़ के हैं, आप पढ़ के विद्वान बन गए, वो ज्ञान के बच्चों में पास हुआ? वो पास नहीं होगा। समझा पाए? तो जीन आपके फिजिकल स्ट्रक्चर, कुछ बिहेवियर, कुछ चेंजेस को पास आउट कर सकता है, आपके नॉलेज को पास नहीं कर सकता। तो फिल्मों में दिखता है उसके पिता को 3 अंगुलियों से धनुष या वाहन चलाना आता था, बच्चे को ट्रेनिंग नहीं मिली बाहुबली में, और वो बड़ी सेना को मार दे रहे। सब क्या है सर? फॉल्स है। आपके साथ मजाक किया गया, आप मजाक में ताली मारे सर आपने। समझा पाए? तो जीन क्या नॉलेज पास कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। जीन कलर पास कर सकता है, नॉलेज पास ये कह सकता है कि आपका ब्रेन भी उतना चालाक हो सकता है, ये कह सकता है। लेकिन आपने 4 किताबें पढ़ी थी, चारों किताबों का ज्ञान बच्चों में जाएगा? नहीं जाएगा। समझा पाए कि जीन क्या क्या लेके जाता है, क्या क्या आपको मम्मी पापा से मिलते होंगे गुण, हाँ या ना? और हमें मम्मी के भी गुण मिलते हैं, पापा के भी गुण मिलते हैं, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, रिसेसिव डोमिनेंट, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करते पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन, आई होप समझ आया आपको। समझा पाए कि जेनेटिक के इसके हेरिडिटी के अंदर पढ़ना क्या है, और ये जीन को स्टडी किया गया है, जीन के बिहेवियर को स्टडी किया है, इसलिए इसे कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहा गया इसे? तो जीन से क्या बना? जेनेटिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा जैसे बात कर लूँ कि मैं, तो क्या मेरे भैया भी, क्या या फिर मैं अपनी भैया की तरफ पूरी देखूंगा? नहीं। हर बार जिनके मतलब हर बार के बच्चों का बिहेवियर अलग है, फीचर अलग है, क्योंकि जीन का कोडिंग अलग है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, मैंने आपको डीएनए का समय बताया था। डीएनए का सेट मान लीजिए इस तरह से, एजीटीसी था ना, एडेनाइन गुआनिन थायमाइन साइटोसिन, एजीटीसी करके था, ऐसा करके था। मैं इस तरह से कर रहा हूँ, मान लीजिए 1 2 3 4 एजीटीसी है ये, तो मैं, और ये 3 का सामने मैं मान लेता हूँ 4, इसके सामने आ गया 1, इसके सामने आ गया 2, इसके सामने आ गया 3, ऐसा है, ये कॉम्बिनेशन है। मान लेते हैं इस एक बच्चे में ये कॉम्बिनेशन गया है, दूसरे बच्चे में कि मैं इसको उसी फॉर्मेट में रखता हूँ 1 2 3 4, दूसरे बच्चे में क्या गारंटी कि सेम फॉर्मेट जाएगा? अब देखिए 2 यहाँ पे हो सकता है, 3 यहाँ हो सकता है, 4 यहाँ हो सकता है, 1, देखिए ये कॉम्बिनेशन अलग हुआ। तो ये तो जस्ट एक छोटा सा सेगमेंट जीन के अंदर कॉम्बिनेशन मैंने चेंज किया है, यही लंबा चेन में से पूरा वैल्यू बदलता जा रहा है। तो हर चीज़ क्या हो गई? बदल गई। तो देखिए कि मेरे अंदर जीन का कॉम्बिनेशन अलग है, मेरे भैया के अंदर जीन का कॉम्बिनेशन अलग है, मेरी बहन के अंदर जीन का कॉम्बिनेशन अलग है, तो सबका बिहेवियर, स्किन कलर, ये सारी चीज़ें आगे पीछे होते रहेंगे। समझा पाए? अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा दूँ, 3 4 है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने 3 4 रखा है, थर्ड वाले इसके अंदर भी मैंने क्या रखा है? ये दोनों अलग है, दोनों है। तो हो सकता है कि आई का कलर दोनों का सेम हो। देखिए कुछ चीज़ें सेम हो सकती है, सब चीज़ें अलग तो नहीं होगी। देखिए कुछ चीज़ें सेम हो सकती है, कुछ चीज़ें सेम। ये होता है आपका कॉम्बिनेशन के ऊपर, जेनेटिकल कॉम्बिनेशन इसी तरह से तो होता है। हर बार देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि मम्मी पापा वही है, तो क्या बच्चे हर बार एक जैसे होंगे, एक जैसा बिहेवियर होगा? नहीं, कोई बॉय बनता है, कोई गर्ल बनता है। यहाँ तक हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है? जीन तो लेके जा रहा है प्रॉपर्टी कि वो बॉय बनेगा या गर्ल बनेगा। तो देखिए आप लड़का है या लड़की, ये जो गुण आपको मिला है, ये भी कहाँ से मिला है? आप लड़के यानी सीधी से तो पापा का गुण मिला है, लड़की तो सीधी से मम्मी का गुण मिला है। तो ये भी तो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और मैंने आपको ये भी बताया था, पार्थेनोकार्पेमी के अंदर जब फल को काटा जाता है तो देखा जाता है सीड नहीं है, लेकिन सीड के लिए जगह क्या है? छूटा हुआ है, क्योंकि उसके डीएनए में क्या है, इसके जीन में क्या है कि भैया इस जगह पे जीन को, इस जगह पे सीड बनाना है, इतना जगह लेना है, तो वो जगह छोड़ के बनाई जाती है। समझा पाए? तो देखो नेक्स्ट जनरेशन में पास किया उसने, गुण तो पास किया था उसका। तो इसको कहते हैं ब्लू प्रिंट ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी का पूरा कहा जाए ब्लू प्रिंट है तो कौन है? जीन है। समझा पाए? हाँ या ना? ये था इंट्रोडक्शन। अब आते हैं बुक के अंदर। देखिए इसमें कहा गया है कि हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट थ्रू जीन वन जनरेशन टू अनदर बाय रिप्रोडक्शन। तो हेरिडिटी क्या होगा? रिप्रोडक्शन के समय एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो आप बिहेवियर को पास आउट करते हैं, ट्रेट को पास आउट करते हैं, वो क्या कहलाएगा? हेरिडिटी कहलाएगा। वो प्रोसेस, और किस प्रोसेस से एक जैसे दूसरे जगह जाएगा? रिप्रोडक्शन। अच्छा देखिए, एक मदर एक फादर चाहिए था ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट चाहिए ना, हाँ या ना?
यानी कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हेरिडिटी के लिए आपको देखना पड़ेगा जो हल्का सा बदलाव होता है, हल्का सा चेंजेस होता है, किस रिप्रोडक्शन के अंदर आपको मिलेगा? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मिलेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये मिल नहीं सकता। क्लियर है? क्योंकि अलग अलग जीन का कॉम्बिनेशन होगा ना। चलिए अब आते हैं जेनेटिक वर्ड। ये सब सवाल एग्जाम में आते हैं। जेनेटिक वर्ड किसने कॉइन किया था? बैटसन। ठीक है, ईयर शायद नहीं, ईयर नहीं पूछा जाता, किसने खोजा था ये पूछा जाता है। हाँ, और इस बार के एबीटी के हिसाब से आपको आएगा, जेनेटिक्स में आता है तो जीन का मतलब क्या है ये पूछा गया है। ग्रीक वर्ड किस ये भी पूछा गया किस लैंग्वेज से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। इसका मतलब क्या आता है? टू ग्रो इनटू। किसने जीन वर्ड को प्रपोज किया था? नहीं, जॉनसन ने। ठीक है, और जिस साइंस के अंदर हम लोग हेरिडिटी के अंदर देखिए ब्रांच के देखिए साइंस के जिस ब्रांच के अंदर से हम लोग हेरिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे साइंस के अंदर जिसके अंदर हम लोग क्या एलिमेंट के पढ़ते हैं, कंपाउंड पढ़ते हैं, एटम पढ़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आपका केमिस्ट्री कहते हैं। लीवर पुली मशीनों के बारे में पढ़ते हैं तो फिजिक्स कहते हैं, यही ना था। तो जिसके अंदर अगर हम लोग ह्यूमन के पढ़ते हैं तो उसे कहा जाता है जूलॉजी, प्लांट के बारे में पढ़ते हैं तो उसे कहता है बोटैनी। तो उसी तरह कहा गया जिसके अंदर जीन के बारे में स्टडी की जाती है उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। ठीक है, और जनरली इसमें एक वर्ड यूज होता है प्रोग्रामिंग। इसका प्रोगैनी, इसका मतलब याद रखिए, नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चा पैदा हुआ उसे कहा गया प्रोगैनी। समझा पा रहे हैं? एक मदर फादर है, उसके बच्चे हुए तो बच्चे उसका क्या है? प्रोगैनी। बहुत सारे लोग इसका मतलब नहीं समझते, समझिए वैसे प्रोगैनी क्या क्या है। प्रोगैनी मतलब ऑफस्प्रिंग, बच्चा, ऑफस्प्रिंग या फिर बच्चा। ठीक है, समझा पाए? हाँ या ना? अब देखिए इसके अंदर कहा गया है म्यूटेशन। म्यूटेशन से पहले मैं बताना चाहूँगा वेरिएशन। क्या बताना चाहूँगा? वेरिएशन। अच्छा, सिंपल सी बात है, आप लोग अपने आप को आईने में देखिएगा, अब पिताजी की फ़ोटो देखिएगा या मम्मी की फ़ोटो देखिएगा, तो आप देखिए आप किस सेंस में सेम है, किस सेंस में अलग है। आप कहिएगा सर मेरा तो बहुत चेहरा यहाँ तक कोई देखे पापा की तरह मुझे लगता है। ठीक है, थोड़ा कुछ अलग है, ये मेरा गुण है, ये मेरा गुण है। तो इमेजिन कीजिए, मैं आपको जैसे कि रफली आइडिया बताता हूँ। सपोज मम्मी पापा का के बाद जो बेबी पैदा हो रहा है, पापा का क्वालिटी उसके अंदर जो गुण है वो 40% है, मम्मी का गुण पापा मम्मी का गुण मिला के 40 से 60% है, बाकी 40 गुण का क्या मेरा बनाया हुआ है। अलग कॉम्बिनेशन हो गया, अलग गुण बन गया। ठीक है, इसे कहेंगे वेरिएशन। इसे क्या कहा जाएगा? हल्का सा बदलाव, हल्का सा अलग, इसे कहते हैं क्या? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये आप हो, आप अपने पिताजी की तरह दिखते हो, हाँ या ना? आपके पिताजी अपने पिताजी की तरह दिखते। मैं पिताजी का एग्जाम्पल लेके आता हूँ, उनके पिताजी की तरह दिखते थे, ऐसे ऐसे चलते आ रहा है। ठीक है, इनका फोटो और आपका फोटो मिला, मैच करेगा क्या? नहीं मैच करेगा। हल्का चेंज, हल्का चेंज, हल्का चेंज, हल्का चेंज, हल्का चेंज, हल्का चेंज, पहला वाला अंत में बहुत बड़ा चेंज। यही तो वेरिएशन है। वेरिएशन का एक और एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ, लेकिन वो पूरा एग्जाम्पल सेम नहीं, समझिएगा। आप अपनी 6 साल पुरानी या 9 साल पुरानी फोटो लीजिए और देखिए, चेहरा बहुत ज़्यादा बदल गया है ना। तो बदल जाना ही क्या कहलाता है आपका? वेरिएशन। हल्का बदलाव क्या कहलाएगा? वेरिएशन। तो माता पिता रिप्रोडक्शन हुआ, बेबी प्रोड्यूस हुआ, वो हल्का अलग है, हल्का अलग दिखता है, हल्का अलग चेहरा है, तो क्या है? वेरिएशन है। हल्का अलग होना क्या कहलाता है? वेरिएशन है। ठीक है, और याद रखिएगा वेरिएशन अगले जनरेशन में पास होता है। वेरिएशन कौन अगले जनरेशन में पास होता है। क्लियर है? अब आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन किसे कहते हैं? अब देखिए, म्यूटेशन उसे कहा जाता है भयंकर वेरिएशन हो गया, यानी बहुत लंबा वेरिएशन हो गया, एक ही साथ बहुत बड़ा सा चेंज हो गया, वो क्या कहलाएगा? म्यूटेशन। एग्जाम्पल के तौर पे इंडियंस की जो आंख होते हैं सर, ये जो कलर दिखते हैं, आपने सुना होगा ब्लू आइज। पूरा इंडिया को लिए सब ब्लू आई दिखेगा नहीं आपको, जनरली ब्राउन आई दिखेंगे, ब्लैक आई दिखेगा, जैसा भी आपको दिखेगा। ठीक है, जो भी हेजल वेजल जो भी आपको आई दिखता है वैसा आई दिखता है। लेकिन क्या ब्लू आइज नहीं होते? होते हैं, इंडिया में नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक कैरेक्टर ऐसा नहीं कि या फिर ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं कि आपको ब्लू आइज मिलेगा। ठीक है, लेकिन इमेजिन कर लीजिए रशिया में आपको ब्लू मिलते हैं। रशिया अलग अलग जगह पे अलग अलग है, उस जगह पे ब्लू कॉमन है, तो उनका जेनेटिक बिहेवियर उस तरह से। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इमेजिन कीजिए एक पति और एक पत्नी, इसके भी जनरेशन में किसी के ब्लू आइज नहीं है, दोनों का रिप्रोडक्शन हुआ, बेबी के जो आंखें का जो ये आई कलर हुआ वो ब्लू आ गया। पॉसिबल है?
जनरली पॉसिबल नहीं, लेकिन हो सकता है। तो एक ही बार में सडन बड़ा सा जो चेंज मिला उसे क्या कहा जाएगा? म्यूटेशन। क्या कहा जाएगा? म्यूटेशन। और याद रखिए जो म्यूटेशन है ना, ये अगर किसी के साथ इसका मैरिज होता है इस बच्ची का, तो वो ब्लू कलर आगे पास नहीं होगा, क्योंकि म्यूटेशन एक बड़ा सा चेंज है और ये जनरली पास आगे नहीं होता है। ठीक है, अगर पास हो गया तो नया स्पीसीज तैयार होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है। आप लोगों का तो इस बार सिलेबस नहीं है, अगर सिलेबस में रहता तो बताया जाता कि म्यूटेशन के कारण ही नए नए स्पीसीज तैयार होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में कि पानी में लाइफ की शुरुआत हुई, प्रोकैरियोटिक बना, न्यूक्लियस नहीं है, अपनी के समान की संतान की उत्पत्ति कर रहा, हल्का चेंज, एक ऐसा चेंज कर दिया जिसके पास न्यूक्लियस डेवलप था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, किसी के अंदर मेम्ब्रेन नहीं था, एक के अंदर मेम्ब्रेन आ गया। अब उसने रिप्रोडक्शन किया, अभी म्यूटेशन एक बार में सडन चेंज, बड़ा सा चेंज हो गया, म्यूटेशन हो गया। अब इसने क्या हुआ, अगले बार फिर रिप्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन अपने समान बता रहा है, यानी ये म्यूटेशन गुण आगे पास हो रहा है। तो देखिए जितने भी सेल है सबके अंदर न्यूक्लियस आ गया, यानी एक डिवीजन हो गया प्रोकैरियोटिक वाला, एक डिवीजन हो गया क्या, इसी तरह नए नए स्पीसीज तैयार हुए हैं। समझा पाए? ये आप अगर इवोल्यूशन रहेगा तो उसमें पढ़ाया जाएगा। समझा पाए म्यूटेशन क्या है? वेरिएशन, म्यूटेशन आपको दो चीजें बताई गई। वेरिएशन क्या है? वो गुण जो हल्का चेंज है। म्यूटेशन वो गुण जो बहुत सडन बड़ा सा चेंज है, जो जनरली आगे पास आउट नहीं होता। लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि म्यूटेशन भी एक टाइप का वेरिएशन है। तो देखिए म्यूटेशन में क्या कहा गया, दिस चेंज इन जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन इज कॉज ऑफ वेरिएशन अमंग ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन वेरिएशन के कारण होता है। तो वेरिएशन एक टाइप का वेरिएशन ही तो है। समझा पाए यहां तक? हाँ या ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें वेरिएशन में क्या कहा गया, द परमानेंट चेंज इन क्रोमोसोम और डीएनए। वेरिएशन क्या है? परमानेंट चेंज है, तो चेंज हो गया, अब अगली बार ये गुण पास होगा। ठीक है, द परमानेंट चेंज इन क्रोमोसोम और डीएनए में रिजल्ट इन डिफरेंट इन एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड वेरिएशन। इसमें कैरेक्टर बदल जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में बताने के पहले वेरिएशन इसमें कहा गया दो टाइप के वेरिएशन होती है, एक होता है जेनोटाइप और एक होता है फेनोटाइप। ये आगे पढ़ाया जाएगा जेनोटाइप क्या है, फेनोटाइप क्या है। तो जो अंदर गुण बस गया, जो दिखता नहीं है उसे कहते हैं जेनोटाइप, जो दिखता है उसे कहते हैं फेनोटाइप। आगे डिस्कस करें तो और ज़्यादा समझ जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कहा गया वेरिएशन में ये परमानेंट चेंज होता है, यहाँ से फिलिंग द ब्लैंक आता है और ट्रू फॉल्स आते हैं। तो वेरिएशन एक परमानेंट चेंज है जो आपके डीएनए या फिर क्रोमोसोम में होगा। और ठीक है, परमानेंट हो गया, नहीं अब यही आगे पास होने वाला है, क्योंकि पीछे में जितने थे सब इरेज हो गए, नया बन चुका है। ठीक है, और ये नया कैरेक्टर बना लेता है। देखिएगा कुछ वेरिएशन का एग्जांपल देते हैं। ये ईयर लॉब में तो खुला हुआ है मांस की तरफ, देखिए यहाँ पे दिख रहा है खुला हुआ है। बहुत लोग का देखिएगा अटैच रहता है ऐसे, बहुत लोग का देखिएगा अपने आपका खुला हुआ है, खुला हुआ है। बहुत लोग का अटैच होता है, बहुत लोग का ये टंग है ट्विस्ट हो जाता है, अंदर रोल कीजिएगा रोल हो जाएगा इस तरह से। देखिए डैनियल की तरह रोल हो जाएगा, इमा वाटसन की तरह देखिएगा, इसका रोल नहीं होता है। तो ये भी वेरिएशन है। तो आपने क्या देखा, वेरिएशन मतलब कुछ ऐसे चीजें हैं जो परमानेंट होते हैं। तो ये कुछ ऐसे बिहेवियर है जो आपको बाकियों के देखने में अलग मिलेगा। तो ये छोटा मोटा चेंज है, इसलिए वेरिएशन कहते हैं। रोल ऑफ नॉर्मल टंग। ठीक है, अच्छा चलिए अब आते हैं कुछ टर्म जो हेरिडिटी के अंदर आपको कुछ टर्म पढ़ने को मिलेंगे बहुत सारे। तो देखिए पहला टर्म दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला टर्म क्या दिया आपका, की टर्म एसोसिएटेड, ये वाला टॉपिक। ठीक है, दिख रहा है? पहला टॉपिक क्या देख रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहा गया। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आपके अंदर क्या क्या गुण है उसे कहा गया कैरेक्टरिस्टिक्स। आई कलर, हाइट, आवाज, वॉइस, सेक्स, मेल या फीमेल। ठीक है, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? ब्लड ग्रुप, स्किन कलर, ये सब। अब ट्रेट किसे कहा गया, वो गुण जो दिखता है, वह गुण जो आपका दिखता है उसे कहते हैं क्या, ट्रेट। अब देखिए आप कहेंगे दिखने का मतलब क्या, क्या दो टाइप के गुण होते हैं। बोले हाँ, आपके अंदर दो टाइप का गुण होता है, एक होता है फेनोटाइप, एक होता है जेनोटाइप। एक क्या होता है फेनोटाइप, एक क्या होता है जेनोटाइप। जो गुण आप देखते हैं बाहर से उसे कहते हैं क्या, जेनोटाइप। इमेजिन कीजिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत आपने सुना होगा कि लड़का गोरा है तो लड़की भी अगर गोरी हो गई तो उसके बच्चे गोरे पैदा होंगे। ठीक है, मोस्टली सही बात है, लेकिन इसमें भी कुछ भ्रांतियां। सुनिएगा, एक गोरे बच्चा, मतलब सीधे दोनों माता पिता गोरे, बच्चा गोरा होने वो आपको, अच्छा वो माता पिता आपको दिख रहा है गोरा,
माता भी गोरी दिख रही है, पिता भी गोरे दिख रहे हैं। ये आपका कौन सा है, कौन सा कैरेक्टर है, फेनोटाइप। क्यों दिख रहा है, अंदर का गुण दिख रहा है क्या? अब हो सकता है कि ये जो लड़का है उसके पिताजी काले हो और उसकी मम्मी गोरी हो, और वो गोरा हो गया क्यों? क्योंकि उसके अंदर मम्मी का गुण आ गया। तो इसका मतलब क्या पिता का गुण नहीं आता कलर के लिए? पिता का भी गुण आया कलर के लिए, लेकिन अंदर है उसके, लेकिन उसको दबा के रखा है, इसलिए वो दिख नहीं पाया। तो आपको ये गोरा दिख रहा है, ये लड़की का गुण है, ठीक है। अब इन लोगों का रिप्रोडक्शन और बेबी प्रोड्यूस हुआ। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या गुण, पापा का भी गुण जाएगा, मम्मी का गुण जाएगा। मम्मी मान लेते दोनों के गुण, मम्मी के अंदर पापा का भी गोरा था, मम्मी का भी गोरा गुण आया था, लेकिन इसके अंदर ध्यान से देखिएगा तो इसके अंदर 2 गोरे गुण, इसके अंदर एक गोरा और एक काला गुण है। अब बेबी जब हुआ, हो सकता है इसका काला गुण उसमें डोमिनेंट हो जाए और वो चढ़ जाए, बच्चा थोड़ा सांवला दिखने लगे, काला दिखने लगे। ये पॉसिबिलिटी है, 100% है, ऐसा होता है। समझा पाए? तो आप उसके जनरेशन में देखिए, उसके जनरेशन में कोई काला हुआ है कि नहीं, इसके जनरेशन में कोई काला हुआ कि नहीं, तब आप कह सकते हैं। तो जो गुण दिखता है वो फेनोटाइप, जो अंदर बसा हुआ दिख नहीं रहा उसे क्या कहते हैं, जीनोटाइप। और याद रखिएगा आपको हर चीज के लिए 2 कैरेक्टर होता है, एक पापा से मिलता है और एक मम्मी से मिलता है। दोनों सेम है तो अलग बात है, लेकिन एक अलग है, एक सेम है। जैसे मान लेते मम्मी का कर्ली हेयर था, पिताजी का स्ट्रेट हेयर थे, आपका स्ट्रेट है, तो क्या आपके अंदर कर्ली नहीं आया है, लेकिन वो क्या है, दबा हुआ है, बिठा के उसको दबा के रखा हुआ है। तो कौन सा गुण है, रिसेसिव। समझा पा रहे हैं आपको, हाँ या ना? अब हो सकता है कि मम्मी का भी स्ट्रेट था, पापा का भी स्ट्रेट हेयर था, तो 2 गुना है, दिख रहा है स्ट्रेट, तो जो दबा के रखा वो भी क्या है, स्ट्रेट। समझा पाए आपको? तो 2 तरह के गुण होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है क्या, रिसेसिव। जो दबा देता है, ताकतवर है, उसे कहता है डोमिनेंट। जो दब गया, जो कमजोर था, उसे क्या कहते हैं, रिसेसिव। ठीक है, जो दिखता है डोमिनेंट ही दिखता है, जो दिखेगा वो क्या कहलाएगा आपका, फेनोटाइप। जो अंदर बैठा हुआ गुण है उसे क्या कहते हैं, जीनोटाइप। जैसे आप मुझे देख के कह सकते हैं सर आप तो लंबे, तो ये हो सकता है मेरा दिखने वाला गुण है, फेनोटाइप है। जीनोटाइप में पता नहीं, हो सकता है मेरे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं एक शॉर्ट हाइट का भी गुण हो, लेकिन मैंने उसे क्या रखा है, दबा के रखा है। समझा पाए, फेनोटाइप क्या, जीनोटाइप क्या? ठीक है। और एक आदमी के अंदर 2 गुण होते हैं, तो वही कहा गया, ट्रेट किसे कहा गया, वो जो आप देख के बताता है, यानी फेनोटाइप को ही क्या कहा जाता है, ट्रेट। जो आपको दिखता है उसे क्या कहते हैं आप, ट्रेट। एलील और एलोमॉर्फ, द कंस्ट्रक्टिंग पेयर ऑफ जीन लोकेटेड इन द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड कंट्रोल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एलील और एलोमॉर्फ। अब कहा गया है 2 चीजों के, एक चीज के लिए 2 अलग अलग गुण आ जाते हैं। एक चीज के लिए कितने गुण आ गए, 2 अलग अलग गुण आ गए, तो उसे क्या कहा गया है, और एक ही लोकस पे खड़े हैं, तो उसे क्या कहा गया, एलील। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम है, तो अब मान लीजिए इधर पापा का गुण है, इधर मम्मी। मैं एक ऐसा सेक्शन ले रहा हूँ जो आपका हाइट के लिए है, जो आपके क्या है, पापा का हाइट आया टॉल, और मम्मी का हाइट आया थोड़ा शॉर्ट। एक ही लोकस पे खड़ा है, यानी एक ही जगह पे, जैसे मान लीजिए सबका एक ब्रांच बना होता है ना, हाइट के इस जगह पे होगा, आई कलर इधर, अलग अलग। मैंने बताया था जीन के अंदर कि हर का सेक्शन होता है, इस सेक्शन में ये बिहेवियर मिलेगा, इस सेक्शन में ये बिहेवियर मिलेगा। मान लीजिए हाइट के जगह पे पापा का गुण और मम्मी का गुण आया, दोनों गुण आया, लेकिन दोनों गुण कैसा है, अलग अलग है। दोनों गुण कैसा है, तो उसे कहेंगे एलील। क्या कहा जाएगा उसे, एलील या फिर एलोमॉर्फ। क्या कहा जाएगा, एलील या फिर एलोमॉर्फ। समझा पाए? और लोकस का डिफिनीशन इसके बाद आता है। लोकस का डिफिनीशन इस बार बहुत जगह 2-3 पेपर में पूछा गया, तो पढ़ लीजिएगा। द पॉइंट और प्लेस ऑफ अ क्रोमोसोम वेयर पर्टिकुलर जीन इज प्रेजेंट इज नोन एज लोकस ऑफ दैट जीन। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे जैसे कहा गया कि मुझे कहा गया सुमित के घर में लेटर भेजना है, मैंने लेटर लिख दिया 15 बाई ये, और ये रॉन्ग एड्रेस बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लेटर भेज दीजिए, 15 बाई 4 कोलकाता 7,40,000 कुछ भी सपोज। अब वो सीधा उस बिल्डिंग में लेटर आप ही के घर में गया, पक्का एड्रेस है कि वो वहीं पे मिलेगा, हाँ या ना? तो डीएनए तो इतना लंबा है, कई किलोमीटर, जैसा आप उसको एक के बाद एक लगाएंगे तब, तो एक सर्टेन एड्रेस होता है कि इस जगह पे ये जीन मिलता है, इस बिहेवियर को मिलता है, ये कैरेक्टर मिलेगा मुझे, उसका वो परमानेंट जगह है, तो उस जगह को क्या कहा जाएगा, लोकस। क्या कहा जाएगा, समझा पाए या डाउट है? अब आता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी या फिर फैक्टर या फिर जीन। जीन के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया गया है। जीन क्या है, डीएनए के छोटा सा सेगमेंट होता है। जीन क्या है, डीएनए को बहुत से टुकड़ों में बांटा जा सकता है, हर सेट में बांटा जाता है, वो सेट क्या कहलाता है आपका, जीन कहलाता है। और जीन अलग अलग कैरेक्टर को होल्ड करता है।
अच्छा, सारा जीन का सेम कैरेक्टर होल्ड करेगा? हर सेक्शन के लिए अलग अलग बिहेवियर होता है, कोई आई का कलर के लिए, कोई हाइट के लिए, ठीक है, कोई हाइट के लिए, सब चीज़ें। तो इसी को कहा जाता है फैक्टर्स या जीन या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। आपका सवाल आता है फिलिंग द ब्लैंक में, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस डैश, तो क्या लिखिएगा? जीन। इसको फैक्टर भी कहा जाता है, और यही आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है, जीन ही नहीं करता है आपका, हाँ या ना? अगर मैं जीन बदल दूँ तो आपका बिहेवियर बदल जाएगा। आपने फिल्म में देखे हैं सर, स्पाइडरमैन देखा आपने? स्पाइडी देखा होगा, उसमें जब उसको मकड़ी काटती है सर, यहाँ पे काटती होगी, और वो घर में जाके बुखार आता है, वो सो जाता है, और जब वो सो जाता है तो सर उसमें एक ग्राफिक्स दिखाया जाता है आपको कि एक डीएनए आ रहा है, एक डीएनए इधर से आ रहा है, एक लाल रंग का, एक सफ़ेद रंग, येलो कलर का, ये इससे टूट रहा है, इसमें जुड़ रहा है, ये इससे टूट रहा है, मतलब उसका डीएनए चेंज हो रहा है। और जब उठता है तारे सर जालियाँ निकालना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो उसका कौन सा बिहेवियर है उसका? मकड़ी का जाला फेंकने वाला। घर में ट्राई मत कीजिएगा। मान लेते वो मकड़ी आपके पास आ गई, मान लेते मकड़ी काट भी ली, डीएनए हो भी गया, क्या गारंटी अगला बार जो, क्या गारंटी है उसने वो जीन ट्रांसफर कर दिया जिसमें आप कीड़े मकोड़े खाते हैं, तार फेंक ही नहीं पा रहे। ध्यान से देखिए उसने क्या दिया था, उसने पूरा जीन नहीं दिया, थोड़ा सा सेगमेंट दिया। कौन सा सेगमेंट दिया? जाल फेंकने वाला सेगमेंट दिया। सपोज उसने अब ऐसा सेगमेंट दिया जैसे पे कांटे निकल जाते स्किन पे, तो क्या कीजिएगा? आपको जाल फेंकने वाला कैरेक्टर दिया ही नहीं, तो अलग अलग जीन का अलग अलग काम होता है। तो कौन सा जीन मिल रहा है वो ध्यान दीजिएगा। समझा पाए? हाँ, और यहाँ पैर निकलने वाला प्रॉपर्टी हो सकता है सर, आपके भी यहाँ से पैर निकल रहे हैं, तो क्या कीजिएगा? क्लियर है? तो जीन अलग अलग बिहेवियर को कंट्रोल करता है। मैंने बता दिया, जीन बदल दो भैया व्यक्ति बदल जाएगा, ठीक है। नहीं काटा रहेगा आपको भी, नहीं आप ऐसे से कर रहे हैं, मुझे लगा कि सर अभी तार फेंक दीजिएगा, ठीक है। तो बता दिया जीन के बारे में, हाँ या ना? अच्छा, अब इसके बाद है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आगे जाके मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे हम लोग, हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। तो उन्होंने पी प्लांट यानी मटर के पौधे को लेकर एक्सपेरिमेंट किया है। किसको लेकर एक्सपेरिमेंट किया? मटर के पौधे को लेकर एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने हाइट के बारे में रिसर्च की। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब मटर के पौधे का हाइट के बारे में देख रहा था, उन्होंने क्या उसके देखा, फल के अंदर भी चेंज है, फलियों के अंदर भी चेंज है, उसका फ्लावर भी चेंजेस थे, बहुत सारी चेंजेस दिए, लेकिन एक बार में एक चीज को फोकस किया, एक बार में सिर्फ, बाकी चीजें दिख रही थी लेकिन उसने आंख बंद कर लिया, नहीं देखना ही नहीं उधर। तो मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट में एक बार में एक ट्रेट, एक गुण को फोकस किया है, उसे क्या कहा गया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर इसका मतलब हुआ, अगर आप एक बार में एक चीज को ध्यान देते हैं तो क्या कहलाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन एक बार में आप दो चीजों को फोकस करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? डाईहाइब्रिड क्रॉस। ग्रेगर जॉन मेंडल ने पहले एक्सपेरिमेंट में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हाइट को फोकस किया है, यानी एक शॉर्ट हाइट, टॉल हाइट, बस खत्म। तो क्या कहलाया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया है? सीड के कलर और सीड के शेप पे ध्यान दिया है। सीड का कलर येलो था और राउंड था, एक में क्या था? ग्रीन था और रिंकल था। तो मतलब एक बार में कितनी चीजें पे ध्यान दिया? दो, शेप एंड कलर ऑफ द सीड। तो इसे कौन सा एक्सपेरिमेंट कहेंगे? डाईहाइब्रिड क्रॉस। समझा पाए? होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? समझिएगा, एक ही लोकस पे दोनों सेम बिहेवियर। अभी मैंने क्या बात किया था? एक ही लोकस पे दो अलग अलग बिहेवियर मैंने बात किया था ना। अब इमेजिन कीजिए, व्हेन पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ करस्पॉन्डिंग लोकस होमोलोगस क्रोमोसोम एग्जैक्टली सेम, इधर का गुण और उधर का गुण दोनों सेम है, उसे क्या कहा जाएगा? उसमें बात क्या किया था? बात सुनिए, उसमें आप बात ने किया था कि आपने कि एक ही क्रोमोसोम के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है दोनों सेम हो, दोनों अलग एलील था। अब बात कीजिए कि पापा से, देखो सिंपल सी बात है, मेल का क्या होता है? एक्स वाई, फीमेल का क्या होता है? एक्स ऐसे फीमेल का, और ये मेल का। अब ध्यान से देखते हैं उसके सेक्स क्रोमोसोम के बारे में, लास्ट वाला क्रोमोसोम के बारे में बात कीजिए। ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम कैसा सेम है या अलग है? सेम है। तो दोनों अगर सेम है तो कहलाएगा क्या? होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। यानी कौन है होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म? मेल या फीमेल? मेल, सॉरी फीमेल, सॉरी फीमेल क्या हुआ? होमोजाइगस। क्यों? दोनों साइड की प्रॉपर्टी क्या है? आप इसको देखिए या इसको देखिए, दोनों सेम ही है। तो आपको सवाल आता है, इस बार एग्जाम में दिया है,
इस पेपर में भी दिया है आपके, बहुत सारे पेपर में। होमोजाइगस का एग्जाम्पल लिखिए, होमोजाइगस का डिफिनीशन लिखिए, फीमेल होमोजाइगस क्यों है, यही सवाल घुमा घुमा के आपको एबीटी में दिया है। ठीक है, पढ़िएगा तो कुछ मिलेगा। और हेट्रो मेल क्या होता है, हेट्रोजेन, दोनों अलग अलग है, दोनों प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और इसमें एक सवाल भी आया है कि कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ज्यादातर कौन है, मेल या फीमेल। यानी बॉय अगर आपका आता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेल या फीमेल, मेल। और हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि लड़कियों के अंदर दोष है कि वो लड़के पैदा नहीं कर पा रही, आपने सुना होगा, बहुत छोटे सोच के लोग वाले करते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या है, मेल में दिक्कत है आपके, मेल रिप्लेस कर दीजिए, और जन यहाँ पे फीमेल रिप्लेस होती रहती है। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म कौन है, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म कौन है, मेल हेट्रोजाइगस। हाँ, और भी कुछ गुण था बुक के अंदर दिखेगा, ये ट्रू टॉल, ट्रू ड्राफ्ट, ये क्या है आपका, प्योर है, यानी होमोजाइगस, ये क्या है आपका, होमोजाइगस। और ये क्या हो जाएगा, ये हाइब्रिड कह सकते हैं, या फिर जो क्रॉस करने के बाद जो मिलता है, ठीक है, हेट्रोजाइगस। क्लियर है, डाउट है, ठीक, तो मान लें। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, दो अलग अलग ट्रेट वालों को, दो अलग अलग जेनेटिक बिहेवियर वालों को, लेकिन सेम स्पीसीज में आपने क्रॉस करा दिया, यानी रिप्रोडक्शन करा दिया। अब जो आपको चीजें मिलती हैं वो क्या कहलाती है, हाइब्रिड। दो अलग अलग ट्रेट वाले को आपने क्या किया, क्रॉस करवा दिया। क्रॉस मतलब क्या, रिप्रोडक्शन करवाया है आपने आर्टिफिशियली, आपने अपने से करवाया। अब उसके बाद जो जनरेशन तैयार हो रही है वो क्या कहलाता है, हाइब्रिड। क्या कहलाता है, हाइब्रिड। यहाँ पे हिस्ट्री की एक बात याद आ रहा है, आपने कभी सुना था नेटिव अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन वही जो पंख लगा कर रहते थे, कपड़े कम पहनते थे, अमेरिका वाले गए वहाँ पे, जो आदिवासी, अपने सुमात्रा जावा में बहुत सारे आइलैंड है जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, उन लोग में अंदर एक क्या में क्या पता है कि वो लोग अपने ट्राइबल के अंदर ही शादी करते, किसी दूसरे ट्राइब वाले में जाने नहीं देते। तो देखिएगा उनका जितना भी गुण है ना, जैसे स्किन कलर, सब प्योर है। पहले के लोग जितने लंबे होते थे, आज के लोग भी उतने ही लंबे होते हैं। लेकिन एक कबीला दूसरे कबीले वाला शादी कर लेता है तो इसका बिहेवियर अलग है। मतलब एक जैसे बात करते हैं, जैसे मैंने बात किया रशिया, ब्लू आई से, यहाँ उसका मतलब वहाँ का मेल या यहाँ का फीमेल कोई भी रिप्रोडक्शन हो जाता है। अब जो बेबी है थोड़ा उसका गुण आएगा, थोड़ा इसका गुण आएगा, हाँ या ना, तो दोनों का गुण आया कि नहीं। अब ये क्या हुआ, हाइब्रिड के हिसाब से कहा जाए तो कहा जाता है कि आपको कभी भी कहा जाए प्योर, तो प्योर मतलब क्या, जिसने अपने जनरेशन को छोड़कर कहीं और गया ही नहीं। तो अंडमान निकोबार पता नहीं है कहाँ का, जावा, सुमात्रा में कुछ कुछ अभी भी ऐसे आदिवासी हैं जो क्या है, प्योर कहा जाता है। ठीक है, हमारे अंदर तो सब बहुत सारे गुण हैं, आर्यों के संतान हैं, सुनते हैं। तो हाइब्रिड बता दिया गया, हाँ या ना। अब आता है प्योर एंड हाइब्रिड। अब क्या आता है आपका, जो होमोजाइगस है वो प्योर ऑर्गेनिज्म है। जो होमोजाइगस है प्योर, क्योंकि उसके अंदर जो गुण है वही गुण, इसके अलावा कोई दूसरा गुण, जो गुण है वही गुण, इसके अलावा कोई दूसरा गुण नहीं है। तो हु इज अ प्योर, होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस का प्योर है क्या, ठीक है। तो अब बता, हेट्रोजाइगस प्योर ऑर्गेनिज्म है क्या। इम्प्योरिटी का नाम ही मेल से स्टार्ट होता है। देखो गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती हमारे ऊपर। 33% या 30% आरक्षण किसको दिया हुआ है, फीमेल को। हो सकता है गवर्नमेंट को लगता है भैया वो लोग प्योर है, हम लोग पर तो कोई पूछता ही नहीं, इम्प्योर समझ के छोड़ देती है। मजाक के लिए था, सीरियस मत लीजिएगा। फिर अगले दिन न्यूज़ में आ गया सर ने ऐसा कहा, वायरल हो गया, बस खत्म। ठीक है, ये हो गया हाइब्रिड के बारे में बता दिया गया। अब आता है पेरेंटल जनरेशन। आप जिन मदर और फादर को लेते हो, जो पहला दो सेट लेते हो रिप्रोडक्शन करवाने के लिए, आपने जो लिया है भैया इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन करवाना है मुझे, तो ये कहलाएगा पेरेंट जनरेशन। क्या कहलाएगा, पेरेंट जनरेशन, या फिर इसे पी जनरेशन भी कहा जाता है। समझा पाए, हाँ या ना, ठीक है। तो पेरेंट मतलब जिन सेट के अंदर एक मदर एक फादर लिया ना आपने, उन लोगों के बीच रिप्रोडक्शन करवा के उसके बेबी के बारे में ध्यान दे रहे हो, तो उसका जो पहला सेट जो लिया आपने लिया, एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया, वो क्या कहलाएगा आपका, पेरेंट जनरेशन। क्या कहलाएगा। अब पेरेंट जनरेशन तो हो गई, अब जेनेटिक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, पी जनरेशन, या इसे फिलल जनरेशन भी कहा जाता है। पेरेंट जनरेशन का दूसरा नाम क्या है, फिलल जनरेशन। ठीक है, इसके बाद जो पहला सेट बेबी का तैयार हुआ, यानी आपने एक पेरेंट लिया, मैं जस्ट आपको रफली डायग्राम से समझाता हूँ।
इन लोगों के बीच में अपने रिप्रोडक्शन, ये से कहा गया पी जनरेशन, इसे क्या कहेंगे, पेरेंट जनरेशन, या फिर फिलल जनरेशन भी कहा जाएगा। क्या कहा, फिलल जनरेशन। अब इसके बाद जो सेट से तैयार होगा बेबी, उसे क्या कहेंगे, मान ले तो 2 बेबी दिखा देते हैं आपको, F1 जनरेशन। इन दोनों को क्या कहा जाएगा, F1 जनरेशन या फिर फिलल 1 जनरेशन। अब इन दोनों का जो रिप्रोडक्शन करने के बाद जो तैयार होगा, इसे क्या कहेंगे, F2 जनरेशन यानी फिलल 2 जनरेशन। इसको अच्छे से समझाएंगे बाद में, चलिए जस्ट रफली आइडिया दिया गया यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड फिलल जनरेशन भी कहा जाता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको सब देखने को मिलेगा, पढ़ाएंगे सब, ठीक है। इसके बाद है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर 2 टाइप में बताया गया है, एक होता है डोमिनेंट और एक क्या होता है, रिसेसिव। डोमिनेंट का एग्जांपल देखिए, किसी के अंदर मेल दिख रहे हैं, तो क्या मेरे अंदर फीमेल कैरेक्टर नहीं है? ध्यान से देखिए, मेल के अंदर मैंने दिखाया एक्स और वाई दोनों है। वाई जनरली मेल कैरेक्टर के लिए होता है, एक्स जनरली फीमेल कैरेक्टर के लिए। देखिए दोनों फीमेल कैरेक्टर है। तो मेल के अंदर तुम ध्यान से देखोगे, हमारे अंदर क्या, बात सुनो, एक सिंपल वाली बात करते हैं, क्या मम्मी का गुण नहीं आया आपको? जैसे मान लीजिए कैसे सर, ये मूछें निकल रही, दाढ़ी निकल रही है, ये पिता का गुण है। मेरे मम्मी, किसी के जनरली यहाँ पे नहीं होता सर, दाढ़ी मूछ किसी फीमेल में मोस्टली तो नहीं दिखे जाती, उनका नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए, इसी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। मम्मी का गुण आता है, वो कहता है यहाँ पे बियर्ड नहीं होना चाहिए, मेल कहता है कि यहाँ पे बियर्ड होना चाहिए। तो दोनों गुण है, लेकिन दिखता कौन है? जो डोमिनेंट है कमजोर वाले को दबा देता है, ये दिखता है। इसीलिए आप मेल दिखते हो ना, आप फीमेल इसलिए दिखते हो कि फीमेल का पावर उसमें ज़्यादा है। तो जो गुण दिखता है, जो दूसरे गुण को रोक के उसे दबा सकता है, उसे क्या कहेंगे, डोमिनेंट। और जो दिखता नहीं है, दब गया, उसे क्या कहा जाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर। समझा पाए? क्योंकि दोनों गुण तो आया है। देखिए बाहुबली में देखिए, हमको तो मुझे लगता है कि सर उससे फीमेल तो पूरा रिसेसिव ही थी, लड़का ही डोमिनेंट था, सारे गुण पिता वाले इसने ले लिया। चेहरा दिखना, हाइट दिखना, मतलब पता नहीं सर जीन के अंदर क्या डिफेक्ट था, पिताजी सीख के आए थे सब कुछ, बच्चे के अंदर चला गया, जीन में होता नहीं है। सब मैं पहले बता दूँ, वो सब बेकार वाली चीज़ें हैं। तो जो गुण आप दबा दोगे वो क्या कहलाएगा, और जो दिख रहा है सर, तो कौन सा कैरेक्टर दिख, फेनोटाइप कौन होता है, डोमिनेंट या रिसेसिव? फेनोटाइप डोमिनेंट होगा, रिसेसिव तो पता नहीं, रिसेसिव जो अंदर दबा हुआ वही ना हो सकता है। तो जेनोटाइप बता दिया गया, फेनोटाइप बता दिया गया, ठीक है। जीन बिहेवियर से दिखता है, ठीक है। फेनोटाइप जेनोटाइप बता दिया गया। चलिए अब मैं आपको कुछ चीज़ों बताता हूँ। अब देखिए, आप जब एक्सपेरिमेंट कीजिएगा साइंस के अंदर, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, मेंडल के लॉ, हेनरी को जब समझिएगा, अब कैसे समझाएगा आपको? हर बार तो उस जीन के लिए मैं बगल में नहीं लिख दूंगा डोमिनेंट है रिसेसिव है, हर बार तो पॉसिबल नहीं कि आपको कैसे पता चलेगा कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव? क्लू वर्ड होता है ना। आप लोग भी बहुत कम चालाक थोड़ी होता है, आप लोग भी बहुत बड़े चालाक होते हो। बगल वाले को सर स्केल देना होता है, तो स्केल में नहीं होता 1 से लेकर 15, 1 2 करके मार्क होता है, 1 2 3 करके होता है, ठीक है, मार्क करके होता है। आपको किसी से नंबर, आपको जैसे किसी का आंसर बताना है, तो आपके पास मार्कर या पेन है या कुछ भी, तो 2 के नीचे डॉट, 3 के नीचे डॉट, 4 के नीचे डॉट, नहीं मतलब 2 डॉट 3 डॉट से पता है इसका ऑप्शन बी, उसका ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन ए। सर स्केल मांग रहा है, जैसे कि तो सर स्केल मांग रहा है, आपके पास मार्कर पेन था, डॉट डॉट मार के दे दिए, अब बगल वाले को पास कर दिया सर, हाँ 5 आंसर पास भी हो गया, पता भी नहीं चला, ठीक है। तो ये इस तरह के सर, ये सर आप ही लोग के द्वारा सीखी गई चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, कोड वर्ड्स है ना। तो मेंडल ने भी कोड वर्ड यूज़ किया। कैसे बताएंगे कि डोमिनेंट है, कैसे बताएंगे रिसेसिव है? तो बोला भैया जो डोमिनेंट है वो कैपिटल लेटर से दिखाओ, जो रिसेसिव है उसको स्मॉल लेटर से दिखाओ, लेकिन कोशिश करना दोनों सेम लेटर से, भले स्पेलिंग आगे पीछे हो जाए, उसी लेटर से दिखाओ। तो हाइट के लिए उन्होंने कहा टॉल, कैपिटल। देखो 2 गुण आएगा, मैंने पहले बताया, क्योंकि एक दबेगा, एक कुछ भी होगा, एक मम्मी का गुण, एक पापा का गुण, इसे ऐसे मान के चलो, हाँ या ना। और दूसरा गुण जो था उसे कहा गया ड्रॉफ, यानी इसको शॉर्ट हाइट, शॉर्ट हाइट भी कहा जाता है। हाइट के लिए था, एक टॉल के लिए देता, और शॉर्ट के लिए क्या हो गया, या फिर शॉर्ट भी लिख देते हैं, ड्रॉप कहा जाए या फिर शॉर्ट कहा जाए, इसीलिए कहा गया स्मॉल टी स्मॉल टी। आपको साफ साफ देख के समझ आएंगे कि डोमिनेंट कौन है, टॉल प्लांट वाला, रिसेसिव कौन है, शॉर्ट प्लांट। क्यों? स्मॉल लेटर से दिखाया गया। समझा पाए, हाँ या ना। और कहीं पर आपका ऐसा लिखा रहे तो आप सब समझ जाएगा सर इसके अंदर डोमिनेंट भी है, यानी ये क्या है, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या हमेशा मेल होगा सर, प्लांट में भी आप डाल दे रहे हैं, तो ये मतलब लड़कों का इंसल्ट हो जाएगा सर, आपके ऊपर केस उस कर देगा 2-3 आदमी, तो क्या कीजिएगा आप?
समझा पाए? तो जहाँ पे आपका जिसके ये जो आपने लिखा ना, बात सुनिए, इधर देखिए, मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको मैं बाहर से देखता हूँ तो बताइए इसके अंदर डोमिनेंट कौन है? बड़ा टी है, यानी मुझे कैसा दिखेगा? ये प्लांट कैसा होगा? टॉल प्लांट होगा। लेकिन किसी का हाइट को देख के, अब देखो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये मान लेते, और ये कैपिटल टी कैपिटल, ये भी प्लांट कैसा दिखता होगा? टॉल प्लांट दिखता होगा। इसकी हाइट अगर 6 फुट है, याद रखिए इसकी भी हाइट कितनी होगी? तो देख के बताया जा सकता है कि वो डोमिनेंट है, मतलब प्योर प्लांट है। देख के बता सकते हो क्या? हाँ या ना? आप किसी भी प्लांट को देख के बता सकते हो प्योर प्लांट है। क्यों कहेंगे सर उसको जीन थोड़ी दिखता है? उसके जीन तो दिखते नहीं मुझे, ये भी 6 फुट का दिख रहा है, ये भी। चलिए अब आता है शॉर्ट में या ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट का कैसा दिखता है? और ये कैसा दिखेगा आपको? शॉर्ट दिखेगा ना, या ड्राफ्ट दिखेगा? ड्राफ्ट दिखेगा, हाँ या ना? अब देखिए प्योर है कि क्या है। अच्छा, ड्राफ्ट दिखता कब है? ड्राफ्ट दिखेगा कब? कमजोर आदमी दिखता कब है? जब दोनों ही बगल में कमजोर है। एक जब कमजोर तभी ना दिख सकता है। इसलिए याद रखिएगा, रिसेसिव कैरेक्टर्स हमेशा प्योर प्लांट में मिलता है। इसलिए आप कभी धनिया पत्ता लाने जाते हैं मम्मी के साथ, मम्मी क्या बोलती है? ये देसी धनिया पत्ता है। सुने कभी छोटा वाला देख के? क्योंकि पता है वो रिसेसिव है। वो छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों का दोनों शॉर्ट था। वो प्योर प्लांट है। इसलिए याद रखिए जो गोरे, सॉरी कोई गोरा आदमी दिख रहा हो तो गोरा आदमी कहेगा सर मैं डोमिनेंट हूं, मैं नहीं मानता सर। ये भी गोरा, मान लीजिए कलर का था तो ये भी गोरा दिखेगा, तो अब गोरे कलर को बोल सकते हैं कि सर ये प्योर कलर है। वो क्या हाइब्रिड भी हो सकता है। लेकिन काले लोगों के लिए सर बहुत प्लस पॉइंट है, काला रिसेसिव होता है। काला क्या है? अब वो काला दिख रहा है, मतलब इसका डोमिनेंट भी काला है, रिसेसिव भी, यानी वो प्योर है। हम प्योर है, समझ प्योर है, तीनों ही गोरा है। नहीं, मैं ब्लैक शू लगा के आऊँगा अगले दिन से सर, शू ब्लैक लगा के मैं भी प्योर वाला दिखूंगा। क्लियर यहाँ तक? समझा पाए? क्योंकि इससे सवाल आते हैं आपके, ये हंसी मजाक जो बात जो भी आता है सर, यहाँ पे सवाल आते हैं आपके। वाई ड्राफ्ट प्लांट आर कॉल्ड ट्रू प्लांट? बिकॉज ड्राफ्ट प्लांट इज सीन phenotypically is a draft because it both character dominant or recessive both are the draft property small t, so it is a pure plant. At the tall plant we cannot say that is a true plant. Why? Because it may be hybrid, it may be true, both have same height. आगे पढ़ा जाएगा और भी होता है मीडियम हाइट वाला, वो अलग कंडीशन है। आपको ये सारे जितने भी सवाल आते हैं मुझे यहाँ से समझ में आते हैं कि जो बनते मैंने सारे सवाल समझा दिए। क्लियर है या डाउट है? तो कभी भी आपको कहा जाएगा ट्रू प्लांट खोजना है तो सर रिसेसिव बहुत आसान होता है। रिसेसिव प्लांट देख लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा क्या होगा, वो ट्रू प्लांट है। लेकिन डोमिनेंट प्लांट को देख के कभी नहीं बताया जा सकता कि वो ट्रू प्लांट है या नहीं। उसके साथ 2-3 जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट करेंगे तब जाके पता चलेगा वो डोमिनेंट था या नहीं था। क्लियर है? अब आता है क्या होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बीच में डिफरेंस। होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस के जाइगोट जो होते हैं दोनों सिमिलर होते हैं, यानी मेल और फीमेल कैरेक्टर सेम आता है। लेकिन हेटेरोजाइगस में दोनों सेम नहीं होते, वो एलील होता है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अच्छा, होमोजाइगस से क्या होगा? अगर होमोजाइगस प्लांट से रिएक्शन की प्रॉपर्टी करे तो होमोजाइगस मिलेगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी कैपिटल टी था। अगर ये भी होमोजाइगस है कैपिटल टी तो इसके जितने भी बेबी बनेंगे सब कैपिटल टी लेके ही पैदा होंगे। ठीक है? और हेटेरोजाइगस मतलब कहा गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर हाइब्रिड किसी से करता है तो भैया कोई भी प्रॉपर्टी जा सकता है, जो कोई डिसिमिलर प्रॉपर्टी देखते हैं तो हेटेरोजाइगस। और एक बात, होमोजाइगस में वेरिएशन नहीं मिलता। होमोजाइगस में वेरिएशन मिलेगा आपको, कैपिटल टी कोई वेरिएशन मिलेगा, सेम ही प्रॉपर्टी आएगा। लेकिन हेटेरोजाइगस में वेरिएशन होने का चांसेस है, वेरिएशन होने के चांसेस तभी है। डोमिनेंट रिसेसिव बता दी गई आपको सारी चीज़ें, फेनोटाइप जीनोटाइप बता दिया गया। अब आएंगे हम लोग मेंडल के बारे में। ठीक है, देख लीजिए जब तक यहाँ तक देखिएगा। मेंडल्स वर्क ऑन पी प्लांट। मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल जी का पूरा नाम था, उन्होंने मटर के पौधे में ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे मैं बता दूं इनके बारे में। ये कह सकते हैं आप पादरी थे, चर्च में नहीं तो पादरी फादर जिसे कहा जाता है। और जनरली पादरी थे तो पहले के समय में क्या होता था कि चर्च को एक बहुत बड़ी ज़मीन दे दी जाती थी कि यहाँ बहुत बड़े बच्चों को पढ़ाया वढ़ाया जाता था ना, तो इनको बहुत बड़ी ज़मीन दे दी जाती थी कि यहाँ पे जो खेती बाड़ी होगी, जो फसल आएगा उसको बेचिए, जो भी करना कीजिए, उसी से अपना पैसा इनकम कीजिएगा। तो ये क्या करते थे, ये सब मैंने सुनी, उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप समझ पाइएगा।
पूरा खेत वेत पे खेती बाड़ी होती थी, सब चीज़ के लिए दे दिए थे, लेकिन उन्होंने एक छोटा सा ज़मीन का हिस्सा अपने लिए किसी काम के एक्सपेरिमेंट के लिए ले लिया था। छोटा सा एक, मान लीजिए सर थोड़ा सा 1-2 कट्ठा का या 2-3 जगह उसने ले लिया। अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, चाहो तो बांस वांस लगा के शेड टाइप में बना लिया। वो एक्सपेरिमेंट करते थे। इनका एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं केमिकल को लेकर था, इनका एक्सपेरिमेंट था पेड़ पौधों को उगाकर। और इन्होंने कौन से पौधे उगाते थे? ये मटर के पौधे, ठीक है। और मटर के पौधे को उगा के इन्होंने हेरिडिटी के बारे में सबसे पहले बताया था। इसीलिए इन्हें कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इन्होंने अपने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, कई 100 एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके इन्होंने कई सालों की मेहनत की, तब जाके इन्हें एक रिसर्च पेपर बनाया इन्होंने। और इन्होंने लोकल, आप कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश किया, ठीक है। लोकल में क्या हुआ, पब्लिश किया, लेकिन उस समय लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और मेंडल मर गए बिना किसी शोहरत के, बिना किसी नाम के। इनका नाम ही नहीं हुआ, ठीक है। अब ये थी, उनका डेथ हुआ था 1884 में। अब बात आते हैं 1900 में 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, ये रेफरेंस के लिए सिर्फ है, ह्यूगो डी वेरिस जो कि हॉलैंड थे, कॉरेन जो कि जर्मनी के थे, टी स्किमाक जो कि ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने इन्हें पता नहीं कि कोई दुनिया के दूसरे देश में मेंडल ने पहले करके रखा है 20-30 साल पहले, ठीक है, या 60 साल पहले एक्सपेरिमेंट करके रखा है। तो ये क्या है, ये अपने जगह पे तीनों मिल के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे गिनी पिग के ऊपर। गिनी पिग क्या होता है? चूहे से बड़ा लेकिन रैबिट से छोटा एक जानवर होता है जिसे गिनी पिग कहा जाता है। गिनी पिग दिखता कैसे, मैं दिखा दूँ ऐसा। ये चूहा नहीं है और ना तो खरगोश है, गिनी पिग कहते हैं इसे, ठीक है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, व्हाइट कलर एंड ब्लैक कलर के गिनी पिग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और इन्होंने एक रिसर्च पेपर बनाया। अभी जब कहा जाता है, आप जब कोई रिसर्च को पब्लिश करते हैं तो पहले चेक किया जाता है कि दुनिया के किसी और कोने में किसी ने किया है कि नहीं, वरना पता चलेगा आप वहाँ से एक्सपेरिमेंट छाप कर दे दिए यहाँ पे। तो जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि हाँ, एक जगह पहले ही कई लोगों ने इसके बारे में, एक व्यक्ति ने इसके बारे में बताया, तो उसका नाम था मेंडल। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि उसी को ज़्यादा क्रेडिट दिया जाए, इसलिए हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? मेंडल को, ठीक है। और देखा गया क्या, इनका थ्योरी उनकी थ्योरी से पूरी तरह से मैच कर रहा है, ठीक है। उस समय मेंडल को शोहरत मिली मरने के 60 साल या 70 साल बाद। तो कहते हैं ना सर, अच्छे काम देर से भी डिनोट होता है लेकिन फोकस में आता जरूर है, इसलिए अच्छे काम किया कीजिए, देर सवेर आपको शोहरत मिलेगी, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि ये रिसर्च ने बताया था कि गुण कैसे पास होता है, वो हम पढ़ेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बात की गई है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। आई होप आपको रिप्रोडक्शन के समय मैंने पढ़ाया है सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं। आई होप आपको याद होगा। सेम प्लांट के अंदर है तो किसी भी एक फ्लावर उसी फ्लावर में, या फिर उसी का फ्लावर किसी और फ्लावर में गिर जाए तो क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन उस पौधे का दूसरे पौधे में चल जाए, भले उसी फ्लावर का, क्रॉस पॉलिनेशन। मेंडल ने देखा इडेबल पी, यानी जो मटर हम लोग खाते हैं, मटर छिमी कहते हो ना आप लोग, घर में होता है वही मटर छिमी, तो उसी को लिया। उसके जो क्रोमोसोम की संख्या थी वो था 14, जो कि ध्यान से देखिए डिप्लॉयड है 2n। मेंडल ने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उस समय किसी भी क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट नोन नहीं था, डीएनए, मियोसिस, ये सभी कोई जानता उस समय, जब साइंस उतना डेवलप नहीं था तब की बात है ये। इन्होंने सेल्फ देखा, उन्होंने एक ऐसा प्लांट लिया जो कि सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, पी प्लांट में गिरा सकता है। और इन्होंने पेपर बैग लिया जिससे कोई फॉरेन पॉलिन उसके ऊपर ना आए, और क्रॉस पॉलिनेशन किया। देखिए मैं आपको सारे टर्म समझाता रहूँगा, ठीक है। और देखिए मैं आपको एक सुंदर सा डायग्राम बता के भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आंखों पे काला चश्मा लगा के देखिएगा, कैटरैक्ट भी हो सकता है, इसीलिए अपने रिस्क पे देखिएगा। आई होप आप लोगों ने चश्मा लगा लिया होगा, देख लीजिए, दिख रहा है, पी प्लांट कहते हैं इसे। मान ली है तो नहीं, मान लो कि पी प्लांट कहते हैं, दिख रहा है, मेरा मान रख लो थोड़ा सा, बस उससे ज़्यादा नहीं। अब देखिए मेंडल ने किया क्या, मेंडल ने देखा बहुत सारे फ्लावर इसमें उगते हैं, मैंने 2 फ्लावर लिया। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर मैं आप फ्लावर को इस तरह से मान लीजिए कि फ्लावर इस तरह से इसका उगता है, और यहाँ पे आपके फीमेल पार्ट, मेल पार्ट, बहुत सारी चीज़ होती है। यहाँ पे जनरली मेल पार्ट इसका, ये पंखुड़ियाँ जो भी है ये इसका मेल पार्ट में दिखा रहा हूँ, ये इसका मान लीजिए फीमेल पार्ट है, यहाँ से स्टिग्मा से अंदर जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं पढ़ाया है। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया,
इमेस्टिकुलेशन, इन्होंने कांच का प्लेट लिया, छोटा सा कांच का प्लेट, और जो पेंट ब्रश नहीं था वो लिया, इसके पास लेके आए कांच का, और क्या किया, पहले पॉलिन को चारों तरफ से कॉटन से ढक दिया। सॉरी, ये जो नहीं होता फीमेल पार्ट जैसे स्टिग्मा जगह अंदर से, स्टिग्मा को क्या किया, पूरे कॉटन से पहले ढक दिया, और कांच का प्लेट लाके पूरा मेल पार्ट काट के उड़ा दिया। क्योंकि मुझे पता है पी प्लांट बाइसेक्सुअल होता है। अब इसके पास कोई मेल प्लांट है, हाँ या ना, तो इसका पॉलिन काट के क्या किया उन्होंने, एक कांच के डिश के अंदर सारे पॉलिन क्या किए, ले लिए। समझा पाए, हाँ या ना। अब देखिए, अब मैं बात करने वाला हूँ, अब ये क्या करेंगे ना, ये किसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर जाके ऐसे ब्रश से ऐसे करके कर देंगे, तो नहीं, सीधी सी बात है, स्टिग्मा के ऊपर पूरा डस्ट गया, ज़्यादा चांसेस के अंदर चल जाएगा, हाँ या ना। तो देखिए, ये काटना कहलाएगा इमेस्टिकुलेशन। क्या कहलाएगा, इमेस्टिकुलेशन। अब ये इसे कहा गया डस्टिंग, इसे क्या कहा गया, जब उसके पॉलिन के ऊपर डाल देंगे उसे क्या कहेंगे, डस्टिंग। ठीक है, इसके बाद आता है बैगेजिंग। जब डस्टिंग कर देंगे तो उसके ऊपर कॉटन लगा देंगे कि कहीं और से दूसरा पॉलिन ना चला जाए, और बैगेज यानी कि आगे एक कागज़ का थैला डाल के या प्लास्टिक डाल के, कागज़ का थैला डाल के सब बंद कर देंगे। ठीक है, तो जिससे क्या हो, दूसरा इंसेक्ट बैठ के इसके अंदर पॉलिन डाल ना पाए, इसे कहते हैं बैगेजिंग। इसे क्या कहते हैं, बैगेजिंग। अब ये पॉलिन अंदर जाएगा और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और वो फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, ये है मेन प्रोसेस, इसका उपयोग करना है हम लोग को, बनाना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ठीक है, लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाने के पहले मैं बता दूं कि उन्होंने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, इसके बारे में बड़ा सवाल आता है, और आपसे पूछा था कितने टाइप के पी प्लांट देखा गया और क्यों सिलेक्ट किया गया। तो सबसे पहले कि पी प्लांट को सिलेक्ट करने के पीछे उनका रीज़न क्या था। इसका पहला रीज़न ये है कि पी प्लांट बहुत ही शॉर्ट टाइम में ग्रो हो जाता है, कई महीने के अंदर क्या होता है, आराम से ग्रो हो जाता है, पहला रीज़न था। दूसरा, इसके अंदर वैरायटी बहुत मिलता है, इसके अंदर वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलता है। तीसरा, इसको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चौथा या जो भी रहेगा, कौन सा प्रॉपर्टी आएगा, चौथा प्रॉपर्टी, इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, और पांचवा, इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं डेवलप होते हैं, उसमें आराम से आपको पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन अपने हिसाब से आर्टिफिशियली आप करवा सकते हैं, मतलब डेवलप होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, पी प्लांट को चूज़ किया। देखिए, मेन पॉइंट क्या है, पहला, बहुत कम समय में उग जाता है। ठीक है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है इसमें मिलता है। तीसरा, इसमें क्या, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, इसीलिए एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, चौथा, ये बाइसेक्सुअल होता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। ठीक है, और पांचवा, इसके अंदर जो कैरेक्टर चेंज होते हैं ना, तो बहुत आसानी से दिखते हैं। ये आके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा है क्यों पी प्लांट को सिलेक्ट किया गया, समझा पाए। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कितने टाइप के पी प्लांट को उन्होंने सेट लिया था। आपको तो हाइट से यहाँ पे एग्जांपल बता दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, उसका चार्ट पूछता है आपको 2 नंबर में, या 5 नंबर में सवाल होगा तो इसके साथ कुछ पूछ लेगा। शायद मैंने किसी पेपर में ऐसा देखा नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है। देखिए, ये 7 पेपर, यही 7 ऑप्शन है, दिख रहा होगा ये। पहला उन्होंने क्या किया, शेप को लेके किया, राउंड एंड रिंकल। कलर को लेके किया, येलो एंड ग्रीन। फ्लावर के कलर को लिया, वाइट एंड वायलेट। पॉट के शेप को लिया, इनफ्लैंट एंड कंस्ट्रिक्शन। पॉट के कलर को लिया, ग्रीन एंड येलो। फ्लावर किस पोजीशन पे उगता है उसके हिसाब से लिया, एक्सियल एंड टर्मिनल। स्टेम के हाइट से लिया, टॉल एंड ड्राफ्ट। लेकिन याद रखिए, आपको मैंने यहाँ तक तो 7 प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, मैंने पेपर में बहुत अजीब सा सवाल देखा। उसमें सवाल था कि वायलेट एंड फ्लावर, दो कलर है, वायलेट एंड वाइट फ्लावर इसके अंदर होते हैं, बताइए कौन डोमिनेंट था। वायलेट। ऐसा सवाल आएगा कि पी प्लांट के अंदर वायलेट फ्लावर दिख रहा है, बताइए ये कौन सा प्रॉपर्टी है, डोमिनेंट या रिसेसिव। क्योंकि डोमिनेंट में देखिए चार्ट में लिखा है डोमिनेंट कौन है, रिसेसिव कौन है। ऐसा सवाल मिला है इसके अंदर कि 2 पॉड यानी 2 फलियां ली गई मटर की, एक फ्लैट है एक कंस्ट्रिक्टेड है, बताइए कौन डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये आपको चार्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये 2 सवाल मुझे मिले हैं, इसका मतलब क्या बाकी का सवाल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्सियल पे उग रहा है और एक टर्मिनल पे उग रहा है, बताइए कौन सा डोमिनेंट है। तो इस तरह के सवाल आपको आ सकते हैं। ये 7 सेट याद कर लीजिएगा, कौन डोमिनेंट है कौन कैसा है, आपको याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लेंगे और गिनी पिग के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है।